Welcome to Daily Current Affair. Today is 4th of March 2023. The question is, first foreign university to set up its international branch campus in India is Deakin University. तो Deakin जो यूनिवर्सिटी है ये एक ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है और ये वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी भी बन गई है जिसने अपनी एक इंटरनेशनल ब्रांच जो है वो इंडिया में खोली है। तो इंडिया में ये सबसे पहली इंटरनेशनल ब्रांच है, मतलब कि किसी और कंट्री की ब्रांच है, यूनिवर्सिटी की ब्रांच है जो कि इंडिया में खुली है, जिसका नाम है डिएकिन यूनिवर्सिटी। तो डिएकिन यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, हैज़ बिकम द पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी बनी है जो कि इंडिया में सेटअप होगी। ठीक है, और किसने इसको अप्रूव किया है? इसको अप्रूव किया है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो हमारे पास है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IFSCA। ठीक है, तो वो कहाँ पे सेटअप करेंगे? जो हमारे पास गिफ्ट सिटी है गुजरात में। ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस जो हमारे पास है IFSCA का, वो कहाँ पे है? वो गिफ्ट सिटी में है और गिफ्ट सिटी में ही हमारी ये यूनिवर्सिटी जो है ये खुलेगी। अभी आपने कुछ दिन पहले यूनियन बजट 2022-23 के बारे में काफ़ी चर्चा में था, वहाँ पे सुना होगा। जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनको हम अपने इंडिया में लाएंगे, यहाँ पे उनको खोलेंगे ताकि हमारे जो इंडिया के लोग हैं उनको बाहर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े। तो गिफ्ट सिटी के कैंपस में जो है इसको खोला जाएगा, कि इसको डिएकिन यूनिवर्सिटी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है और ये फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिसकी इंटरनेशनल ब्रांच की जो ब्रांच का जो कैंपस है वो इंडिया में खुल रहा है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के बारे में। ये जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था? 27 अप्रैल 2020 को ये बना था। किसके अंडर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 एक्ट के थ्रू ये बना था और इसका हेडक्वार्टर गिफ्ट सिटी में है, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है ताकि डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन हो किसका? जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनके बारे में उनका डेवलपमेंट हो कहाँ पे? इंडिया में, और उनको रेगुलेट किया जा सके कहाँ पे? इंडिया में। इसीलिए जो है ये बनाया गया है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो गांधीनगर गुजरात में है। करंटली जो है हमारे पास एक ही इस तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? गिफ्ट सिटी में है, जिसका नाम है IFSCA। Who has been elected as न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। अभी आपको पता है कि हमारी एशिया की एक कंट्री है वियतनाम, वहाँ के जो है एक नए प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्ट किया गया है, दैट इज़ वो वान थोंग। ठीक है, वो वान थोंग इनका नाम है, इनको जो है न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। ठीक है, वो वान थोंग ए मेंबर ऑफ पोलिट ब्यूरो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम। तो आपने पार्टी का नाम भी याद रखना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम से ये बिलोंग करते हैं। इनको बनाया गया है प्रेसिडेंट। ठीक है, क्यों प्रेसिडेंट बनाया गया है? क्योंकि इनको जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है उन्होंने सडनली क्या दे दिया है? रेजिग्नेशन दे दिया है। उनका नाम था नग्यून सुआन फुक। ठीक है, उन्होंने क्या किया है? रिजाइन दिया है और वो वान थोंग जो है न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वियतनाम के। अबाउट वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ पे ऊपर जैसे जो है हमारे पास क्या है? वियतनाम है। तो इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। और ये किसकी है? एशियन कंट्री, जो एशियान है, ASEAN, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, उसका एक मेंबर भी है। ठीक है, इसकी कैपिटल है हनोई, करेंसी है डोंग एंड प्रेसिडेंट आपको पता ही है वो वान थोंग। Who creates new national record in men's long jump event at इंडियन ओपन जंप कंपटीशन 2023। तो अभी क्या हो रहा था? इंडियन ओपन जंप कंपटीशन जो है 2023 का वो स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, वहाँ पे एक न्यू नेशनल रिकॉर्ड जो है वो लॉन्ग जंप में जो है वो बनाया गया। ठीक है, जो ये है इनका नाम है
हाँ, जैस्विन एल्ड्रिन, ठीक है, जैस्विन एल्ड्रिन इनका नाम है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, पहले जो रिकॉर्ड था ना लॉन्ग जंप का जो रिकॉर्ड था, ठीक है, लॉन्ग जंप में ऐसे रन करते हैं फिर ऐसे जंप मारते हैं, ठीक है, फिर ये काउंट करते हैं कि कितना मीटर है, ठीक है। तो पहले जो ये मीटर था मतलब कि लॉन्ग जंप था वो था 8.36 मीटर, ठीक है। इंडिया का ये मतलब कि इंडिया में कोई भी 8.36 मीटर से ऊपर जो है वो लॉन्ग जंप मार नहीं पाया है आज तक, ठीक है। 8.36 जो था वो था एम श्री शंकर का, ठीक है। बट अब क्या किया है, अब इन्होंने जिसका नाम है जैस्विन एल्ड्रिन, उन्होंने 8.42 मीटर का जंप जो है वो मारा है और इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आपने नाम याद रखना है जैस्विन एल्ड्रिन, इनके नाम जो है न्यू नेशनल रिकॉर्ड है लॉन्ग जंप का 8.42 मीटर्स का, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा था, कर्नाटका में हो रहा था। ये कौन सा इवेंट था, इंडियन ओपन जंप कॉम्पिटिशन 2023 जो ये इवेंट था, ठीक है। तो लॉन्ग जंप के जो मेडल्स विनर हैं इंडियन ओपन जंप कंपटीशन 2023 में, इसमें मेंस विनर कौन है, जैस्विन एल्ड्रिन 8.42 मीटर के साथ इन्होंने गोल्ड जीता। मोहम्मद अनीस याहिया को सिल्वर मेडल मिला, इन्होंने 7.85 मीटर की छलांग मारी। एंड रिशीवर को 7.77 मीटर्स की इन्होंने छलांग मार के ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। वीमेंस में विनर कौन है, श्रुति लक्ष्मी जो है वो वीमेंस में गोल्ड मेडल है। मनीषा मेरल सिल्वर मेडल, आर पुनीता ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ये तीनों आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो आपने मेन जो है हमारे पास जैस्विन एल्ड्रिन जो है, ये जैस्विन एल्ड्रिन है, इनका जो है आपका नेशनल रिकॉर्ड भी है 8.42 मीटर्स का, जो कि पहले किसका था 8.36 पहले था एम श्री शंकर का, उसको तोड़ के उन्होंने 8.42 जंप मार के जैस्विन एल्ड्रिन जो है ये रिकॉर्ड स्थापित किया है। इंडिया की जो ट्रिपल जंपर है ऐश्वर्या बाबू, बैंड बाय नाडा मतलब है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, कितने सालों के लिए, दैट इज़ डी 4 सालों के लिए। सो हमारी जो ट्रिपल जंपर है, ट्रिपल जंपर कैसी होती है, पहले हमें ऐसे रन करना पड़ता है, फिर हम जंप मारते हैं, फिर से रन, फिर जंप, फिर से रन, फिर जंप, मतलब कि 3 स्टेप्स में हमने जंप मारना है। टोटल जो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा वो इसमें जीत जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम ट्रिपल जंपर, ठीक है, ट्रिपल जंपिंग। तो इसकी एक प्लेयर है, उसका नाम है ऐश्वर्या बाबू, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टीरॉइड्स जो है वो खा लिए थे, ठीक है। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स इस तरह का एक केमिकली बोल सकते हैं आप इसको, एक तरह का प्रोटीन, जिस तरह हम प्रोटीन खाते हैं ना, तो प्रोटीन तो अच्छी होती है, पर स्टीरॉइड्स क्या हो जाते हैं, एक तरह की दवाई टाइप होती है जो कि आपकी बॉडी की पावर को इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से, तो ये बैन क्यों है, ठीक है, बैन इसीलिए है क्योंकि ये बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है। और ये क्या होता है, जैसे हमारे पास ओपन कंपटीशन चल रहा होता है तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह का इस तरह का मटेरियल जो है वो नहीं कंज्यूम करना होता कि आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर जाए। तो इस तरह से तो और जो लोग आएंगे कंपटीशन में आएंगे उनके लिए नाइंसाफ़ी होगी कि भाई इन्होंने स्टीरॉइड्स लिए थे, इन्होंने एनर्जी टैबलेट्स ली थी कि जिसकी वजह से इन्होंने इतना जंप मारा या इतनी रनिंग की, ठीक है। तो इसी तरह से जो ये स्टीरॉइड्स हैं ये बैन किए गए हैं, ठीक है। काफ़ी बैड इफ़ेक्ट भी पड़ता है इनका हेल्थ के ऊपर, तो इनको बैन किया गया। तो नेशनल जो एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो ऐश्वर्या बाबू है 25 साल की है ये, ठीक है, बर्मिंघम जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हो रहा था वहाँ पे भी इनको क्या बाहर कर दिया गया था बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स से, क्योंकि इनको क्या मिला था, इनकी बॉडी में स्टीरॉइड्स मिला था, क्योंकि इन्होंने स्टीरॉइड्स खाया था, ठीक है। और एक स्प्रिंटर और है धावक, उनका नाम है एस धनलक्ष्मी, उनकी बॉडी में भी स्टीरॉइड्स जो है वो मिले थे, जिसकी वजह से क्या किया, ये प्रोहिबिटेड होते हैं, ठीक है। प्रोहिबिटेड मतलब कि इनको कंज्यूम नहीं करना होता है, ठीक है। तो इनकी बॉडी में ये मिले और इनकी वजह से इनको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, ठीक है। अभी जो है ऐश्वर्या को 3-4 सालों के लिए नाडा ने फिर से बैन कर दिया है, ठीक है। जो ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या के बारे में जानते हैं, इन्होंने ट्रिपल जंप की एक चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था और इनके ऊपर एक नेशनल रिकॉर्ड भी है 14.14 मीटर्स का, मतलब कि इन्होंने जो ये ट्रिपल जंप में डिस्टेंस है वो 14.14 मीटर जो है वो क्रॉस किया था।
एशियन चेस फेडरेशन कन्फर्स डैश डैश विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, जो एशियन चेस की जो फेडरेशन है, ठीक है, एशिया की जो चेस फेडरेशन है, उन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किसको दिया है, दैट इज़ इंडिया के डी कुकेश को। आंसर इज ए, दैट इज़ डी कुकेश। तो इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं डी कुकेश, उनको क्या मिला है, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। किसने दिया है, एशियन चेस फेडरेशन ने। आपने नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्यों दिया है, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर भी पार किया है, दैट इज़ 9/11 इन किसमें, जो 44 चेस ओलंपियाड जो चेन्नई में हुआ था, महाबलीपुरम में, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और प्लेयर ऑफ द ईयर भी अवार्ड भी जो है इसी विन की वजह से इनको दिया गया है। ठीक है, और ये डी कुकेश इंडियन है, और ये ओनली 6th छठे ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने 2700 की रैंकिंग जो है वो पार की है। ठीक है, जो चेस होती है उसमें एक रेटिंग होती है कि आप ये प्लेयर इतने रेटिंग पे है, ये प्लेयर इतने रेटिंग पे है। तो जो डी कुकेश है ये 2700 रेटिंग पे है, और ये किसी भी इंडियन की, ठीक है, किसी भी इंडियन के मतलब कि 6th नंबर की सबसे हाईएस्ट रेटिंग है। मतलब कि 6 ही ऐसे लोग हैं जिनकी हाईएस्ट रेटिंग जो है 2700 से ऊपर चली गई है, और ये सबसे छोटी उम्र के हैं जिन्होंने 2700 की रेटिंग जो है वो पार की है। अब कुछ और अवार्ड्स हैं, लाइक जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन, ठीक है, इनको क्या मिला है, इनको मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, 2022 में फिडे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस, उन्होंने चेस ओलंपियाड जो है रशिया से कहाँ पे लेके आए थे, चेन्नई में लेके आए थे। ठीक है, चेन्नई में लेके आए थे, और विद इन द 4 मंथ्स के अंदर अंदर ही चेस ओलंपियाड जो वो होना था। तो एम.के. स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी वजह से इनको क्या मिला है, मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और दूसरा अपना अवार्ड याद रखना है कि जो हमारी इंडिया की वीमेन टीम है, कोनरू हेम्पी, डी हरिका, आर वैशाली और तानिया सचदेवा एंड भक्ति कुलकर्णी, इनको क्या मिला है, बेस्ट वीमेन टीम ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, अभी आप मेंस कोच ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, आर.बी. रमेश को, और वीमेन कोच ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, अभिजीत कुंते को। तो आपने ये सारे के सारे याद रखने हैं। दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, India's largest ever hydro power project is being set up in which state, that is B, अरुणाचल प्रदेश। तो आपने याद रखना है, जो दिबांग है ना, दिबांग रिवर है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहाँ पे बनेगा, अरुणाचल प्रदेश में ही बनेगा। ठीक है, जो ये दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर का मतलब है पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ठीक है, तो दिबांग मतलब कि ये दिबांग रिवर के ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है, अप्रूव किया गया है, और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये बनने जा रहा है। ठीक है, और कहाँ पे बनने जा रहा है, यहाँ पे जो हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है ना, यहाँ पे बॉर्डर पे, यहाँ पे चाइना आता है ऊपर और नीचे इंडिया आता है। तो इंडिया और चाइना के बिल्कुल बॉर्डर पे आपके पास ये दिबांग रिवर बहती है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है ये बनेगा। ठीक है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट नोटेबली, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड इन द माउंटेन रेंजेस। यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस के बीच में हम इसको बनाएंगे। और इसको कौन बना रहा है, NHPC इसको बना रहा है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इसको बनाएगा। और इसकी जो ये कितने इसका होगा, मेगावाट का होगा, 2880 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये बनेगा, और 319 बिलियन INR जो है इसमें खर्च किए जाएंगे। और इसमें टोटल साल कितने लगेंगे, 9 ईयर्स इसको कंप्लीट होने में लगेंगे। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 278 मीटर हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम, एक ग्रेविटी डैम भी इसी में बनेगा, एंड वेरियस हाउस शो शेप्ड हेड रेस टनल्स भी बनेगी, हाउस शो शेप्ड टेल रेस टनल्स भी बनेगी, एंड अंडरग्राउंड पावर हाउस भी जो है इसमें बनेगा। प्रेसिडेंट जो है हमारे पास इंडिया की द्रौपदी मुर्मू विल इनैगोरेट 7th इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस एट दैट इज सी भोपाल। ठीक है, जो हमारे पास प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 7th इंटरनेशनल जो धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस है वो भोपाल मध्य प्रदेश में वो लॉन्च की है 3 मार्च को। ठीक है, और ये कौन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंडियन फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज़। ठीक है, जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, ये हिंदू धर्म और बुद्धिस्ट धर्म के बीच में
मतलब कि उनके रिलीजियस जो मैटर्स हैं, वो ट्रेडिशंस हैं, उनके बारे में जो है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ज़्यादातर बात करती है। इसका थीम क्या है? ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू ईरा। मतलब कि जो ईस्टर्न मतलब कि जो इंडिया है, चाइना है, या फिर जो ईस्टर्न कंट्री हमारे को ईस्टर्न बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट कौन हो गया? वेस्ट हो गया जो यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, ये वेस्ट में आते हैं। तो ईस्टर्न की जो कंट्री है वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये एक न्यू इरा है जिसमें जो है ईस्टर्न कंट्री जो है ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ काम कर रही है। इसका एम क्या है? इसका एम यह है कि बहुत सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में और ईस्टर्न साइड में, एशिया में, ठीक है। उन सभी के सभी रिलीजन को एक साथ लेके आना, पॉलिटिक्स को एक साथ लेके आना, ठीक है। लीडर जितने भी हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको एक साथ लेके आना, ताकि हम एक नए वर्ल्ड का जो है वो विस्तार कर सकें। तो इसमें डेलीगेट्स आएंगे भूटान से, मंगोलिया से, श्रीलंका से, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, साउथ कोरिया, मॉरिशस, रशिया, स्पेन, फ्रांस, यूएसए और यूके से। ये सारे के सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में। तो आपने ध्यान रखना है कि हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म के ऊपर ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है मेन फोकस इन दो धर्मों के ऊपर रहेगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन एनुअली ऑन दैट इज़ सी 3 मार्च। तो 3 मार्च को हम वर्ल्ड का वाइल्ड लाइफ डे जो है वो मनाते हैं। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। मतलब कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ जो एरिया है उनको बचाने के लिए हमने पार्टनरशिप करना है, हमने एक दूसरे का सहयोग करना है। और 2022 के लिए थीम क्या थी? री इंट्रोड्यूसिंग कीस्टोन स्पीशीज़ फॉर द इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के रेस्टोरेशन के लिए कुछ एक स्पीशीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, जो कि आज लुप्त हो गई है। उन्हीं चीज़ों को हमने उन पर्टिकुलर एरिया में री इंट्रोड्यूस करना था, ठीक है। तो ये पिछले साल की थी और इस साल की ये पार्टनरशिप्स फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये इस साल की थीम है, ठीक है। और इसको किसने डिसाइड किया था कि इस दिन 3 मार्च को ही हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है मनाएंगे? ये डिसाइड किया था यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है यूएनजीए 20 दिसंबर 2013 को इन्होंने ये डिसाइड किया था। 68th सेशन था और 3 मार्च को इन्होंने क्या बनाया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो घोषित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा वाइल्ड लाइफ डे हैं, बहुत सारे जानवर्स हैं, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, रेयर है, ठीक है। उनको बचाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है इकोसिस्टम के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑन 3 मार्च को, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ठीक है, साइट्स इसको बोलते हैं हम, ठीक है। साइट्स क्या करता है? साइट्स ये करता है कि जितना भी हमारे पास ट्रेड हो रहा होता है ना, ट्रेड मतलब कि जिस तरह से हम बेचते हैं, सपोज़ करो हमने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो है जैसे मगरमच्छ है, हमने उनको मार दिया, ठीक है, मार दिया, तो उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? पोचिंग करेंगे, उसके बाद हम उनको दूसरे देशों को बेचेंगे, उनके ऑर्गन्स दूसरे देशों को बेचेंगे, ठीक है, तो हमें खूब पैसा मिलेगा। तो इस सब पोचिंग को रोकने के लिए, इस तरह के इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए साइट्स बना था। कब बना था? 3 मार्च 1973 को। तभी हम 3 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। और जो वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट बना था 1872 में, वो भी 3 मार्च को ही बना था। तो इन्हीं के चलते जो है 3 मार्च को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो मनाते हैं। अब मार्च के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, लाइक 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एंड वर्ल्ड हेयरिंग डे। 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे, ठीक है। 9 मार्च को नहीं है ये है सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च, ठीक है। 10 मार्च को CISF रेजिंग डे और सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड किडनी डे। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स और पाई डे भी इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे इन इंडिया, ठीक है। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और वर्ल्ड स्पैरो डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे एंड वर्ल्ड पोइट्री डे, ठीक है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे एंड बिहार डे। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 24 को वर्ल्ड TB डे, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो मनाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।